हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 10 मिनट्स रिवीजन सीरीज के अंदर। और आज मैं आपको एनवायरनमेंट चैप्टर बहुत अच्छे से कराने वाला हूं। कंप्लीट रिवीजन करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सारे के सारे टॉपिक को रिवाइज करा दूं क्विकली। सबसे पहले एनवायरनमेंट होता क्या है, हमारे सराउंडिंग जो भी हमारे आसपास है उन सबसे मिलके पेड़ पौधे जानवर, ठीक है, इकोनॉमिकल बायोलॉजिकल फिजिकल ऑल सोशल केमिकल कंपोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट्स द सराउंडिंग ऑफ अ मैन, ये सब ही हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली तीन कंपोनेंट है। सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद अबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग एलिमेंट्स, उसके बाद एनर्जी नेचुरल गैस ऑयल न्यूक्लियर बायोमास हाइड्रो विंड सोलर एनर्जी कोल एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें एनर्जी है। और इन तीनों चीजों से मिलकर ही क्या बनता है, हमारा एनवायरनमेंट बनता है। इकोसिस्टम किसको कहते हैं, ये वो प्लेस है जहां पे एनिमल प्लांट और नॉन लिविंग मटेरियल्स आर एग्जिस्ट टुगेदर। हम सबका जो एनवायरनमेंट है वो एक सिस्टम क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से हम सब जिंदा हैं। दैट इज कॉल्ड हमारा इको सिस्टम। एनवायरनमेंट के 5 फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सब, मतलब 4 फंक्शन। सबसे पहला, ये रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन के लिए। आज किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो रिसोर्सेज है वो कौन दे रहा है, एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ, एनवायरनमेंट है इसीलिए हमारा लाइफ भी है। पृथ्वी के ऊपर ही जीवन संभव है और कहीं भी लाइफ नहीं है। तो क्यों यहाँ पे जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट है, गैसेस है, यहाँ पे लिविंग एलिमेंट्स है, नॉन लिविंग एलिमेंट्स है। एनवायरमेंट एसिमुलेट वेस्ट, ये वेस्ट को एसिमुलेट कर लेता है। इतने सारे लोग हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, वेस्ट जनरेट होता है उससे। आपके घर से भी रोज कूड़ा निकलता होगा कि नहीं, सोचो कितने सारे घर हैं पूरे वर्ल्ड में, कितना कूड़ा निकलता होगा। वो कूड़ा जाता कहाँ है, वो हमारा एनवायरमेंट संभाल लेता है उसके अंदर। एनवायरमेंट इनहैंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरमेंट है इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ है। बीचेस पे जाते हो आप, माउंटेन्स पे जाते हो आप, जहां बर्फ गिरती है उस जगह जाते हो, अलग अलग जगह जाते हो ना घूमने फिरने के लिए, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है नेचर जो ब्यूटी का है उसकी वजह से। अगला है अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का मतलब क्या है, इट मींस द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू अब्सॉर्ब डिग्रेडेशन। कितना डिग्रेडेशन एनवायरनमेंट अब्सॉर्ब कर सकता है। आप कितने पेड़ काट रहे हो और कितने नए पेड़ पनप सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। और कैरिंग कैपेसिटी किसे कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी इंडिकेट द मैक्सिमम लिमिट अप टू व्हिच इकोसिस्टम कैन सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन। कितनी पॉपुलेशन को हमारा इकोसिस्टम झेल सकता है। अगर नहीं झेलेगा तो अलग अलग बीमारी के टाइप में अलग अलग रीजन की वजह से लोग जो है वो मरना चालू हो जाएंगे, डेथ चालू हो जाएंगे। दो बेसिक प्रॉब्लम है, एक है पॉल्यूशन की और दूसरा एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप सबको पता है पॉल्यूशन कितना बड़ा मुद्दा बन गया है, अभी सेंट्रल मुद्दा बन गया। हर जगह देखोगे तो हर कोई बात कर रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, हर कोई बात कर रहा है 2.5 mm PM 2.5 की, हर कोई बात कर रहा है धुंध की, स्मॉग की। किस तरीके से पॉल्यूशन की वजह से लोग कितने बीमार पड़ रहे हैं। दिल्ली NCR में आप देख ही रहे हो कि कितना ज्यादा नॉर्थ इंडिया की तरफ पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, धुंध आती है सुबह सुबह, लोगों को खांसी कफ बीमारी, नई नई बीमारी लगती है, लंग कैंसर हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू द ओनली वन रीजन, दैट इज पॉल्यूशन। और सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन का गुरु है वो है एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन है क्या, बेसिकली एयर पॉल्यूशन का मतलब सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर। तो भी एयर में कितने सॉलिड पार्टिकल, कितने गैसेस घूम रहे हैं जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, वो हमारे बॉडी में जाता है और हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। दिस इज कॉल्ड, आपने देखा भी 8-9 साल लोगों की लाइफ कम हो जा रही है जो बेसिकली दिल्ली NCR के अंदर रह रहे हैं ड्यू टू मैसिव पॉल्यूशन। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 तक के अंदर अंदर रहे तो ठीक है, वो 300 400 500 700 800 तक पहुंच जाता है, हजार मतलब जितना पैरामीटर ही नहीं है, मीटर ही नहीं है उसके अंदर, उससे भी पार चला जाता है। इतना गैसेस एनवेलप बन गया है पूरा का पूरा दिल्ली NCR। तो कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, कॉजेज भी क्या क्या है आपको पता है कि गाड़ियां इतनी ज्यादा चलती हैं। और अभी आपने देखो दिल्ली ने भी इसी चक्कर में बहुत सारी VS4 की व्हीकल्स को आउटसाइड से आने से बिल्कुल पूरी तरीके से मना कर दिया है। स्मोक एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज से, जो कारखाने से जो धुआं निकलता है, बेसिकली कोयला जो यूज करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से भी, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, उनसे भी हार्मफुल केमिकल एयर में रिलीज होते हैं। एयर पॉल्यूशन क्लास माइनिंग से भी होता है। माइनिंग एक्टिविटी आप सबको पता है, अरावली का क्या केस चल रहा है, उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन तो हो गई होगा। देश तो खतरे में आएगा ही आएगा, ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न रीजन, लेकिन एयर पॉल्यूशन भी उससे होता है। इंडोर एयर पॉल्यूशन, घर पे जो भी आप क्लीनिंग सब्सटेंस यूज करते हो उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। पेंट जो होता है ना, मटेरियल, पेंट मटेरियल, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। सम वे टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, कैसे कंट्रोल किया जाएगा एयर पॉल्यूशन को। तो सबसे पहले लोगों को एनकरेज करो कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें। 2 लोग एक ही जगह जा रहे हैं तो एक साथ गाड़ी में जाए, 2 अलग अलग गाड़ी में ना जाएं। क्लीनर फ्यूल्स को सरकार प्रमोट करे,
कर रही है हालांकि सीएनजी कार, लेकिन उनकी प्राइसेस और उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। डीजल, इलेक्ट्रिक कार, इन चीज़ों का यूज़ किया जाए, इंस्टेड ऑफ पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक और सीएनजी कार का यूज़ किया जाए पेट्रोल डीजल के अलावा। फैन को बंद कर दिया, लाइट को बिना मतलब के वेस्ट ना करे, बहुत सारा कोल जलता है उस लाइट को देने के लिए। क्लीनर एनर्जी का यूज़ किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी की जगह सोलर एनर्जी यूज़ किया जाए। क्लीनर फ्यूल यूज़ किया जाए, एलपीजी जो है वो यूज़ किया जाए। एलपीजी लकड़ियाँ ना जला के एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह का यूज़ करें। वाटर पॉल्यूशन, इट इज अच्छा, एयर पॉल्यूशन से ना बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां भी होती है, ध्यान रखना। एयर पॉल्यूशन से ना जो बेसिकली बीमारियां होती है वो हाइपरटेंशन, अस्थमा, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, निमोनिया और कैंसर जैसी बीमारियां एयर पॉल्यूशन से होती हैं। वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है? पानी को जिस तरीके से हम गंदा कर रहे हैं, ये छिड़काव कर रहे हैं, सारा का सारा बह के पानी में जाएगा, केमिकल वाटर पॉल्यूशन होगा, जो जीव जंतु हैं पानी में वो इफेक्ट होंगे। दिल्ली में आप यमुना की हालत देखते ही हो, अलग अलग जगह, इवन गंगा की हालत देखोगे ना तो सब जगह जो है फैक्ट्री अपना कूड़ा करकट जो है बाहर है, घर की नालियों से सारा का सारा पानी में जा रहा है। तो वो सब के सब क्या है? वाटर पॉल्यूशन का रीजन है ड्यू टू डोमेस्टिक सीवरेज दैट फ्लो इनटू स्ट्रीम्स और रिवर। जो डोमेस्टिक सीवरेज, घर के नाले जो बेसिकली जाके सीधे नदियों में मिल जाते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो नदियों में सीधा बहा दिया जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो कि रिवर्स और स्ट्रीम्स के थ्रू फ्लो होता है। फार्मर भी क्या करते हैं, जो सब्जियां होती हैं उन सबको पानी में धो देते हैं बेचने से पहले, तो अब सब्जियों में लगा हुआ है केमिकल वो पानी में चला जाता है, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। आप उन सब्जियों को खाओगे ना, आप भी बीमार पड़ोगे, स्मेल से आती है उन सब्जियों में केमिकल की। अब नॉइज, अच्छा एयर जो इससे क्या होता है? हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, डायरिया, कॉलेरा, रोटा वायरस जैसी बीमारियां वाटर पॉल्यूशन से होती हैं। अगला है नॉइज पॉल्यूशन, जो भी साउंड हो रहा है, जो भी शोर, एनवायरनमेंट का अपना खुद का एक नॉइज। आप सब लोग कान बंद करो, एक आवाज सुनाई देगी, वो हमारा सराउंडिंग का, एनवायरनमेंट का नॉइज है। इसके अलावा कोई डीजे बजा रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, गाड़ियों में जो मशीन्स, इंजन सेटअप है उससे जो आवाज आती है ना, वो सारा का सारा जो है वो नॉइज पॉल्यूशन है। और नॉइज पॉल्यूशन से इरिटेशन, हाइपरटेंशन, हियर लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस जैसी बीमारियां होती हैं। सेकेंड है एक्सप्लोसिव, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो है हम उसको डिप्लीट करते चले जा रहे हैं, उसके लिए कोई प्रोविजन बनाते नहीं है। हम पेड़ों पे पेड़ काट रहे हैं, नए पेड़ नहीं लगा रहे, तो आगे आने वाली जनरेशन तो वो देख ही नहीं पाएगी। और बिना पेड़ के हमें कौन देगा भैया ऑक्सीजन, हमें कहां से मिलेगा? सो नेचुरल रिसोर्सेज का, और नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब फॉरेस्ट, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, मैन नीड्स नेचुरल कैपिटल अलोंग विद फिजिकल कैपिटल। हमारी इकोनॉमी तभी ग्रो होगी जब मशीन के साथ साथ हमें नेचुरल रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है दोनों ही डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन हम मशीन के लिए तो प्रोविजन बनाते हैं, लेकिन मशीन खराब हो जाएगी तो उसके लिए पैसे जोड़ के चलते हैं। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज, हमारा हवा पानी खराब हो जाएगा, हम कभी भी उसके लिए पैसे जोड़ के नहीं चलते। हम सोचते हैं वो तो भाई परमानेंट है, वो तो कभी खराब होगा ही नहीं, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो भी खराब हो रहा है। आपको पता है पानी भी खराब हो गया है, अब हवा भी खराब हो गया। वो दिन दूर नहीं कि आप सब लोग अपना गैस सिलेंडर खुद अपने पेट पे अपना पर्सनल ऑक्सीजन टांग के जाएंगे, जैसे घर पे आरओ लग रहा है ना, वैसे ही। सो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या? जंगल को काट देना किसी और काम के लिए। जंगल काटोगे तो क्या होगा? बायोडायवर्सिटी लॉस होगा, प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, इकोलॉजिकल इंबैलेंस होगा। और जंगल काटने से भी क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है, और रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज होता है। आपको पता है बारिश कौन कराता है? ये पेड़ ही बारिश कराते हैं। इनको काट दोगे तो रेनफॉल का पूरा पैटर्न जो है बिगड़ जाएगा, बिना मौसम बरसात होगी, बहुत ज्यादा बरसात होगी, जैसे इस साल हुई थी। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या है? लैंड के ऊपर ना, लैंड के ऊपर वाला जो सॉइल होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो ग्रो करने में हेल्प करता है, लाइक पोटेशियम वगैरह, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब चीजें होती हैं, फास्फोरस। अब सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब लैंड डिग्रेडेशन होगा तो लैंड की जो कैपेबिलिटी है जो पौधे को खाना देती है वो मिलेगा नहीं। तेज हवा चलती है, ऊपर का सारा जो भी ये सब मतलब बताया ना, ये सारी चीजें जो भी मिलती है ना, मेजर कंटेंट्स, वो सब गायब हो जाते हैं, फिर बंजर जमीन हो जाती है। अगर बंजर जमीन होगी तो फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। और ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है। तो सॉइल इरोजन की वजह से ओवरग्राजिंग, ज्यादा चढ़ जाते हैं जानवर। उसके अलावा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का जमीन पे एक्सेसिव यूज करना सॉइल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर को निकालना बहुत ज्यादा, माइनिंग करना, क्रॉप रोटेशन करना, ये सारी की सारी इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन ना करना, दीज आर द रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अगला है बायोडाइवर्सिटी लॉस, किसी भी प्रजाति का विलुप्त हो जाना। बायोडाइवर्सिटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल प्लांट्स व्हिच together make a good and healthy environment. Biodiversity loss is the disappearance of different type of species worldwide, and also the local reduction or loss of different type of species in certain habitat. अब ये होता किसकी वजह से? पहला है पॉल्यूशन, और दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बनता है। अगला है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ओवर कंजप्शन। ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो जंगलों को काट दिया जाएगा, वहां पे इंसान रहेंगे, वहां पे एयरपोर्ट बनेगा, वहां पे मेट्रोज निकलेंगी, वहां पे लॉन बनाएंगे लोग, वहां पे लोग शहर बसाएंगे, है ना, रियल एस्टेट आ जाएगा वहां पे। तो ये सारी की सारी
सारी चीजें कहीं ना किसी प्रजाति जो उस जगह पर रह रही होंगी उससे वो विलुप्त हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग एक पूरा वर्ल्ड वाइड चैलेंज है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है लोअर मतलब लेयर एटमॉस्फेयर का वो बढ़ता चला जा रहा है। गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, सी लेवल बढ़ता है, क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल मतलब क्वांटिटी एंड पैटर्न ऑफ रेनफॉल चेंज होता है, नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड, फेमाइंस, हीट वेव ज्यादा आती है, ग्लेशियर पिघलता चला जाता है, लॉस ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी जो नेचर की ब्यूटी है वो भी खत्म हो जाती है। जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो भाई ग्लेशियर दिखेंगे ही नहीं, पानी बन जाएगा पूरा। वेरियस नई नई बीमारियां जो है पनपने लग जाती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से ना मच्छर भी बहुत ज्यादा, गर्मी होती है ना तो मच्छर की ज्यादा बढ़ती है, उससे क्लास क्या होता है, बीमारियां भी निकलती है, मलेरिया, डेंगू जैसी। और मरीन लाइफ पे भी इंपैक्ट आएगा अगर बर्फ पिघलने लग जाएगा भैया। आपको पता है ज्यादातर पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ, अगर वो सारा बर्फ पिघल गया ना पूरी धरती जो है वो पानी से डूब जाएगी। अगला है ओजोन डिप्लीशन। आपको पता है सन से कुछ अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो धरती पर गिरती हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, ओजोन लेयर। लेकिन इस ओजोन लेयर में ना वो दरारें आ गई हैं, छेद होने लगा है, थिन पतली होने लगी है, और जिसकी वजह से सारा का सारा अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो धरती पे आता है और स्किन कैंसर जैसी बीमारियां बनती हैं। तो भैया इसको रोका कैसे जाए, हमें भैया इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ओजोन लेयर को, जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले एलिमेंट्स हैं उनको भैया बैन करना है, क्योंकि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन लेयर में छेद कर देते हैं, तो उनको रोकना है, उनका यूज नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। और ऐसा देखा गया कि रिडक्शन इन द अप्रोक्सीमेटली 5% का रिडक्शन ओजोन लेयर में पाया गया 1979 टू 1990, जिसके बाद सरकार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेके आई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा समझौता था, इंडिया ने भी साइन किया उसमें, जहां पे वो बैन करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन के मिक्स से, ध्यान रखना, क्लोरीन और ब्रोमीन के मिक्स से बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कूलिंग सब्सटेंसेस के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से, ये लिखा ना क्लोरीन, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होता है। एज वेल एज अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स। ओजोन होल, ये क्या है, ये जो छेद हो जाता है ना, ओजोन होल है लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर ओवर द अर्थ पोलर रीजन में पाया गया, अंटार्कटिका के ऊपर की भी छेद हो गया, ओजोन होल हो गया है, जिसकी वजह से क्लास बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में भी आया, और जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है अब वो रिकवर हो रहा है, यानी आज की डेट में ओजोन लेयर रिकवर हो रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ध्यान रखना कब आया था, 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता। ये कैसा समझौता, जहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग बैन करेंगे ताकि यूवी रेज धरती पे ना आए। सुंदरलाल बहुगुणा ने क्लास एक अभियान चलाया था, चिपको मूवमेंट, ठीक है, 1973 के अराउंड सुंदरलाल बहुगुणा ने एक मूवमेंट चलाया कि भैया पहाड़ों पे लोग पेड़ को नहीं काटेंगे। लोग ऐसे पेड़ों पे चिपक जाते थे कि भैया पेड़ को काटने से पहले हमें काटो। तो एक तरीके का नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस है, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम पेड़ पे चिपक गए, हमें काटो, पेड़ काटो, तो भी लोग चले जाते थे कि इंसान कौन काटेगा। तो कर्नाटका में भी ऐसा मूवमेंट पाया गया, इसको बोलते हैं एपिको मूवमेंट, सिरसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पे 160 मैन वुमेन चिल्ड्रन जो है वो पेड़ों को हक कर लेते थे, जिसकी वजह से लकड़ी काटने वाले चले जाते थे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई 1974 में, किस पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इनका काम क्या था, क्लीनलीनेस प्रमोट करना, रिवर्स के अंदर, वेल्स के अंदर, इंप्रूव करना क्वालिटी ऑफ एयर, कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, मास मीडिया के थ्रू लोगों को प्रमोट करना, बताना कि अच्छी प्रिवेंशन, कंट्रोल, रिडक्शन एयर और वाटर पॉल्यूशन की, अच्छी हवा कितनी इंपॉर्टेंट है, अच्छा पानी कितना इंपॉर्टेंट है, कलेक्ट एंड पब्लिश टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल डिटेल एयर और वाटर पॉल्यूशन का डेटा कलेक्ट करना, और बहुत सारे मेजर्स लेना ताकि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को ठीक किया जा सके, कम किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम डेवलप करें लेकिन हम जितना भी ग्रो कर रहे हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो सारे रिसोर्सेज दें जो हमें मिला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है कि हम भी डेवलप करेंगे लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ध्यान रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स बनाए गए जिसके अंदर 17 ग्लोबल गोल थे, जो कि एक ब्लूप्रिंट है टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सेट किसने किया, यूनाइटेड नेशन ने 25 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क के अंदर, और इंडिया ने भी उसमें साइन किया, और 193 कंट्री ने साइन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेने के लिए। और 17 गोल है, इसके अंदर 169 टारगेट है, सारे मेंबर कंट्री को 2030 तक अचीव करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब अचीव करना है, 2030 तक। और गोल के अंदर क्या क्या है, बहुत अच्छे अच्छे गोल है, जैसे एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्लीन वाटर, क्लाइमेट एक्शन, रिड्यूस इनइक्वालिटीज एक्सेट्रा। ऐसे 17 गोल हैं जिनको हर कंट्री को 2030 तक अचीव करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट नीड इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो रिसोर्सेज का ऐसे यूज करो कि हमारी नीड पूरी हो जाए लेकिन फ्यूचर की नीड भी पूरी हो जाए, विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करो। फर्दर डैमेज टू आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कंजर्व और नर्चर द बायोडाइवर्सिटी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी। लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी के लिए हमें अपने नेचर को, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व और नर्चर करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, स्ट्रेटजीज क्या क्या है। तो सबसे पहले नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करो, सोलर पैनल का यूज करो, जो पुराने पुराने ना क्रूड ऑयल पेट्रोल ये सब चीजें लकड़ियां जलाने वाला वो सब बंद करके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो विंड एनर्जी वगैरह वो यूज करो। क्लीनर फ्यूल्स का यूज करना है, सीएनजी एलपीजी गोबर गैस। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें शिफ्ट करना है, नेचुरल तरीके से खेती बाड़ी करेंगे तो वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होगा, सॉइल की हेल्थ अच्छी रहेगी और वो फूड हमें भी फायदा पहुंचाएगा। आपने पढ़ाई ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेनिफिट। स्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट, पहाड़ों के अंदर मिनी हाइडल प्लांट को स्टैब्लिश करना जहां से लोकल नीड जो है पहाड़ों की उनसे वो पूरी हो जाए। विंड पावर, विंड एनर्जी की बात करते हैं, जैसे जैसलमेर के अंदर आपने देखा था विंड टर्बाइन ऐसे लगे होते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, पुरानी नॉलेज पुरानी प्रैक्टिसेस जो नेचुरल तरीके से आप जो है कॉस्मेटिक हो चाहे बीमारियों के लिए नेचुरल तरीके से जो हम लोग यूज करते हैं उसका भी उसको बढ़ावा देना चाहिए। कंजर्व और कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, उसका संरक्षण करना है और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना है। अगर हम ये सारी चीजें यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, हम भी डेवलप करेंगे और हमारा एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहेगा और आने वाली जनरेशन को हम सारी चीजें दे पाएंगे। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ग्लेशियर्स हो गया, ब्यूटी ऑफ नेचर, हम सब आगे जनरेशन के लिए पास कर पाएंगे। सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज। दैट्स इट। मैंने कोशिश करी कि फटाफट कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करा दूं। आई होप आपको समझ आया होगा, क्विकली रिकैप हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक चैप्टर के साथ, अपना आखिरी चैप्टर आईडी का, और हमारा पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो इसे याद करके आना, पढ़ के आना, कोई डाउट हो पूछ लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।